तो हमने पिछली क्लास में हमने कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला था, क्या था वो, T2 माइनस T1 बाई T2। ठीक है, और मेरा एक और फॉर्मूला क्या था, T2 माइनस T1 बाई T2, और मैं इक्वल टू किसके लिख सकता था, Q1 प्लस Q2 बाई Q2, यही था ना। ये मैं सिर्फ रिवर्सिबल में लगा सकता था, ये सिर्फ इरिवर्सिबल के लिए था, और ये मेरे दोनों यूज हो सकते हैं इरिवर्सिबल के लिए। हाँ, ये रिवर्सिबल में लगेगा ना। हाँ, वहां पर मैंने ये लिख दिया क्या, रुको। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, Q1 प्लस Q2 बाई Q2। क्या हो गया, यही था ना कि हमारा इरिवर्सिबल में खाली ये लग सकता है, रिवर्सिबल में दोनों लग सकते हैं। अभी स्टार्ट नहीं कर रहे तो बस पिछली क्लास का मैंने लिख दिया बस। हमने पिछली क्लास में कर लिया था ये, रिवर्सिबल में सिर्फ ये लगेगा, रिवर्सिबल में वो लगेगा। हाँ, Q वाला दोनों में लग सकता है और T वाला सिर्फ रिवर्सिबल में लगता है, इसलिए मैंने उसके खाने में लिखा ही नहीं उसको। होता था एफिशिएंसी इनडायरेक्टली। हमने पिछली क्लास में इतना पार्ट कर लिया था, जल्दी डालो, कि हमारा रिवर्सिबल में हम दोनों लगा सकते हैं, इरिवर्सिबल में सिर्फ ये लगेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एफिशिएंसी, ध्यान से सुन लेना, कंपैरिजन ऑफ ईटा रिवर्सिबल एंड ईटा इरिवर्सिबल। मुझे इतनी बात बता दो कि एफिशिएंसी ज्यादा रिवर्सिबल प्रोसेस में हो गया इरिवर्सिबल में, इतना बता दो। मेरी एफिशिएंसी रिवर्सिबल में ज्यादा होगी या इरिवर्सिबल में, बोलो किस में होगी ज्यादा, सोचो। रीजन, बड़ा चेंज इरिवर्सिबल में होता है। देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था, कार्नोट साइकिल बनवाई थी, याद है, ऐसे बनी थी, ऐसे बनी थी कार्नोट साइकिल। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्सपेंशन किया था, तो अगर मुझे इसका एरिया वर्क डन निकालना तो ये पूरा नीचे वाला सारा होगा। अगर मैं इसका निकालूं, अगर मैं इसका निकालूं जो मेरा कंप्रेशन हुआ था, ठीक है, उसका एरिया कौन सा आ रहा है, नीचे वाला, तो ज्यादा किसका आ रहा है, एक्सपेंशन का। इसका मतलब क्या हो गया, कार्नोट साइकिल में मेरा जो नेट वर्क डन होता है किसका होता है, एक्सपेंशन का। अब मुझे बता दो, एक्सपेंशन में अगर मैं बात करूं, वर्क डन किसका ज्यादा होता है, एक्सपेंशन के केस में रिवर्सिबल में ज्यादा वर्क डन होता है या इरिवर्सिबल में, मैंने तुम्हें करवा रखा है ग्राफिकली भी, किस में ज्यादा होता है वर्क डन, बता दो। ऑब्वियस सी बात है, याद करो, मेरा वर्क डन रिवर्सिबल में ज्यादा होता था एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, ग्राफ देख लेना अगर भूल गए हो। ठीक है, तो अब मेरा अच्छे से पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा वर्क डन बाय Q2, यही तो हमने पढ़ा था एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वर्क डन बाय Q2। इसका मतलब क्या हो गया, एफिशिएंसी मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन के, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरी एफिशिएंसी रिवर्सिबल की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल। बोलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मतलब कि मेरा ईटा रिवर्सिबल वाला ज्यादा होगा। रीजन क्या है, क्योंकि मेरा कार्नोट साइकिल में नेट वर्क डन किसका ज्यादा होता है, मेरा एक्सपेंशन का होता है। बोलो क्लियर है, ठीक है, यहां तक बात समझ गए, फटाफट नोट डाउन करो, आगे बढ़े फिर। बिल्कुल आराम से मैंने बताया है, इसलिए कहता हूँ पिछली क्लास रिवाइज करके आया करो, क्योंकि ये सारी बातें तुम्हारी यूज होती रहेंगी बार बार, और मैंने तुम्हें तब रट्टा भी नहीं मरवाया था, समझाया था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अगली हेडिंग डालो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान से समझना, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम बता दो एक बार, रिवर्सिबल प्रोसेस में मैं T2 माइनस T1 बाय T2 को इक्वल लिख सकता हूँ Q1
प्लस Q2 बाई Q2 के, बोलो हाँ या ना, क्योंकि रिवर्सिबल में तो दोनों बराबर होते हैं, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला। क्या मैं ईटा की वैल्यू ये लिख सकता हूँ? ऑब्वियस सी बात है, रिवर्सिबल प्रोसेस में लिख सकता हूँ। जल्दी बोलो बेटा, तुम नहीं बोलोगे तो फिर मैं खाना पूर्ति कर दूंगा, मैं आज बीच में छुड़वा दूंगा समझाने वाला पार्ट, सीधा कहूंगा रट्टा मार लो। समझना चाहते हो तो ढंग से इंटरेक्ट करो, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको खोल के लिखूं, T2 बाई T2 कर दूं माइनस, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एलसीएम ही तो, और क्या लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, Q1 बाई Q2 प्लस 1, ये लिख सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, कट जाएगा। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, ठीक है, मेरा क्या बन जाएगा, Q1 बाई Q2 प्लस T1 बाई T2, यही बनेगा, किसके इक्वल हो जाएगा। या इसको अभी भी लिखना ऐसे भी मत करो, छोड़ो, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को एक दूसरे के नीचे ले आते हैं। मैं क्या लिख देता हूँ, T1 के नीचे Q1 ले आऊंगा, ठीक है, और ये मेरा क्या ले जाऊंगा, T2 बाई Q2, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, मेरा क्या बन जाएगा, T1 बाई Q1 प्लस T2 बाई Q2 इज इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। इसको मैं उठा के उधर ले गया, ये बन गया। अब इनडायरेक्टली अगर ये अब मेरे दो थे, ठीक है, अगर तीन होते तो वो क्या हो जाता, ऐड हो जाता। इनडायरेक्टली मेरा क्या हो रहा है, सबमिशन हो रहा है T बाई Q का, वो किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। अब मुझे बताओ, इंटीग्रेशन जो मेरा ये सबमिशन होता है, सबमिशन को अगर मैं खींच दूं तो वो मेरा इंटीग्रेशन बनता है, इतना सबको पता ही होगा। सबमिशन और इंटीग्रेशन एक ही बात तो होती है। सबमिशन क्या होता है, हमारा टोटल, और ये क्या होता है, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप में हम ऐड कर रहे हैं, ये हम थोड़ा बड़े स्टेप में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ, इसको मैं डी लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमने वो कर दिया ना, इसको दूसरी तरह लिख लो, ठीक है, Q बाई टी कर दो, एक ही बात है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q1 बाई T1 प्लस Q2 बाई T2, बात तो एक ही है, ठीक है, ये भी 0 के इक्वल ही होगा, ठीक है, हम इसको यूज करेंगे। तो मेरा क्या बन जाएगा, Q बाई टी इज इक्वल टू 0, ये वाली बात को रब कर देना, अगर लिखिए तो वो वाला हम चीज यूज करेंगे, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर वो कर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो ज्यादा काम का है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, Q1 बाई T1, ठीक है, इज इक्वल टू Q2 बाई T2, ठीक है, ये था, और उसके बाद मेरा ये बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये बन गया। अगर मैं इसको खींचूं तो मेरा DQ बन जाएगा, क्योंकि अब मैं छोटा छोटा ऐड करूंगा बाई T। अब मुझे बता दो, तुमने अभी तक क्या पढ़ा है, किसका, और ये मेरी साइक्लिक प्रोसेस है, कार्नोट साइकिल, तो मैं यहाँ साइकिल भी लगा सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अभी तुमने कार्नोट साइकिल में क्या पढ़ा था, या पहले बता दो, किसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है, कौन से फंक्शन का साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है, याद करो किसका होता था, बताना। साइक्लिक इंटीग्रल किसका 0 होता है, कौन से फंक्शन का, स्टेट फंक्शन का। इसका मतलब क्या हो गया, ये पक्का कोई ना कोई स्टेट फंक्शन है, ये क्या है, पक्का कोई ना कोई स्टेट फंक्शन है, तभी तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कोई स्टेट फंक्शन है, और इसका नाम ही मैंने क्या दे दिया, एंट्रोपी। तो यहां से मेरा एंट्रोपी का जन्म हुआ, मेरी नई टर्म आ गई एंट्रोपी। एंट्रोपी कुछ भी नहीं है, मैंने इसको एक नाम दिया, जिसका नाम मैंने रख दिया एंट्रोपी, ठीक है। करवाने को मैं सीधा तुम्हें ये लिखवा देता, एंट्रोपी एक चीज होती है जिसको हम DQ बाई टी लिखते हैं, ऐसे मैं करवा सकता था, लेकिन मैं तुम्हें बताया है कि वो कहाँ से आई है, ठीक है। अगर मैं सीधा लिखवा देता, तुम सोच रहे होते कहाँ से आ गई, तो हमने उसको डिराइव किया कार्नोट साइकिल की हेल्प से, कि मेरी एक एंट्रोपी का जन्म हुआ। बोलो इतनी बात क्लियर, ये डेरिवेशन रट्टा नहीं मारनी, इन द एंड तुम्हारे ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इन द एंड तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, वो तो बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया। ऐसे करते हैं, अगर ये मेरा छोटा फंक्शन है तो इनडायरेक्टली मेरा ये ds ही बनेगा ना, इंटीग्रल ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा फंक्शन क्या आ गया, ds इज इक्वल टू DQ बाई टी। बोलो क्लियर है। अभी बताता हूँ लक्ष्य का होती क्या है, अभी तो बस मैं तुम्हें डिराइव करवाई है मैथमेटिकली, अभी कंसेप्चुअली बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज है, मजा आ जाएगा, बस 2 मिनट वेट करो। यहां से मुझे एक चीज मिली, ds क्या हो गया, DQ बाई टी, ठीक है, समझ गए। लेकिन ये है क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, रिवर्सिबल है ना ये, तो वहां तक ये वाली चीज को नोट करो फटाफट, मैं आगे बताता हूँ। सबने नोट कर लिया, ठीक है बेटा, एंट्रोपी है ये मेरा स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, नोट कर लो इसको, फिर एक चीज बताऊंगा बहुत बेहतरीन। आगे बढ़े, नोट कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट, तो ये मेरे दो केस बन सकते हैं। एक केस क्या बनेगा, देखो, साइक्लिक इसका अगर इंटीग्रेशन करूंगा क्या बनेगा मुझे, डेल्टा एस, क्योंकि मेरा क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन का इंटीग्रल मुझे उसका चेंज देता है। और मैं इसको DQ को क्या लिख सकता हूँ, क्यू,
मतलब पाथ फंक्शन का इंटीग्रल मुझे क्या बताता है, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया, जो तुम्हारा 99.99% यह यूज होगा। मतलब एंट्रोपी का यही फॉर्मूला पूरे तुम गाते रहोगे। एनसीईआरटी में डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है, हमने देखा कि कहां से आया ये, वरना तुम्हें समझ नहीं आता ये कहां से आ गया, तो हमें समझ आ गया। ठीक है, समझ गए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा जो डी क्यू है वो टी के साथ डिपेंडेंट हो, तो हम एक और फॉर्म बना सकते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू ऐसा लिख देंगे, लेकिन ये बहुत कम यूज होगा कि वो हम इंटीग्रेशन में ही रखें। ठीक है, जनरली वो उसकी अपनी खुद वैल्यू होगी। ठीक है, अपना खुद वजूद होगा, ये तो तब यूज करते हैं जब वो डिपेंड कर रहा हो टेम्परेचर पर। ठीक है, तो हमारा यही फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये बस लिख लो शोपीस के लिए। बेटा रिवर्सिबल भी बताता हूँ, महक रिवर्सिबल बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी 2 मिनट रुको, ये नोट कर लो फिर बताता हूँ। अभी तुम्हें समझ आ जाएगा कि रिवर्सिबल मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ। अभी तक तो मैं क्यू को कुछ नहीं बताता था। नोट कर लिया सबने? कर लिया? बता दो एक बार, सबने नोट कर लिया? ठीक है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ, किसी ने वो चीज याद नहीं रखनी। एंड में जो मैंने फॉर्मूला बताया 99.9% वाला, वो याद होना चाहिए, उसको मार्क कर लो कि ये याद रखना है, बाकी तो बस समझने के लिए था। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, वो बात क्या है, अगर मैं इरिवर्सिबल के लिए बात करूं, इरिवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करूं, तो ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। क्या बात अच्छे से पता है? कि मेरा जो ईटा होता है रिवर्सिबल में वो बड़ा होता है किससे? इरिवर्सिबल से। बोलो हाँ या? अभी हमने प्रूव किया। रिवर्सिबल के लिए मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ? 1, या इसको ऐसे भी ना लिख के क्या लिख दे, T2 माइनस T1 बाई T2। लेकिन इरिवर्सिबल के लिए तो एक ही फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? Q1 प्लस Q2 बाई Q2। ठीक है, इसको जब मैं आगे सोल्व करूंगा, ठीक है, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ जैसे अभी हमने पीछे किया था, वो तुम खुद कर लेना, तो मेरा क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ Q बाई T ग्रेटर देन 0। क्या आएगा? समीशन ऑफ Q बाई T, सॉरी ये तो लेस देन 0, सॉरी सर, ये मेरा क्या आएगा, लेस देन 0। जब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करना है, मैं बीच वाला मैं उड़ा रहा हूँ, जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर मेरा इसका समीशन ये आ रहा है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन भी करूंगा, ठीक है, तो मेरा क्या बनेगा, वो डी क्यू बाई टी, वो मेरा लेस देन 0 आ रहा है। ये 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको डेल्टा एस नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, क्योंकि स्टेट फंक्शन ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी अगर तुम्हें बोल दे कोई डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, तो उसको बोल देना तू मूर्ख है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता। क्योंकि डेल्टा एस मैं तभी लिख पाया था जब मेरा क्यू रिवर्सिबल था, क्योंकि उसी केस में मेरा इंटीग्रेशन 0 आया था। बोलो अब समझ गए इरिवर्सिबल हम क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि वहां पर ये मेरा 0 आता ही नहीं है। 0 नहीं आएगा तो भाई मैं उसको नाम कैसे दे दूँ, स्टेट फंक्शन वाला वजूद कैसे दे दूँ? याद नहीं रखना, इस पेज में तुम्हें याद क्या रखना है कि तुम ये वाली बात, कि ये वाली बात, बाकी तो बस मैं समझाई है, ये वाली बात याद रखनी है, ये तो बस समझने के लिए थी। बोलो क्लियर है? क्लियर है? बोलो आगे बढ़े। हाँ नोट कर लो, मैं बताता भी जा रहा हूं क्या बात समझने की है और क्या बात तुम्हें उठानी है उसमें से, ये नहीं कि सारा याद रखना है। ये मैं समझाता इसलिए ताकि तुम्हें ये फॉर्मूला समझने में या याद करने में आसानी रहे। अगर मैं तुम्हें बोल देता इरिवर्सिबल में नहीं लिखेंगे, तुम्हें क्या लगना था इरिवर्सिबल के लिए क्यों पार्शियलिटी कर रहे हो, उसमें ऐसा क्या था, तो हमने वो चीज प्रूव की है। हाँ कुलदीप मान सकते हैं, अभी बताऊंगा आगे, थोड़ा सा वेट करो, धीरे धीरे सारे आंसर मिलेंगे जो तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, जैसे अभी इसका मिला अभी और मिलेंगे। तो अब एक बात को ध्यान रखना, देखो मेरा मतलब क्या हो गया, मेरा अगर समीशन ऑफ क्यू बाई टी 0 आता है, ठीक है, तो मेरी कैसी प्रोसेस हो जाएगी, रिवर्सिबल। बोलो हाँ यार, अभी तो हमने किया। अगर मेरा समीशन ऑफ क्यू बाई टी लेस देन 0 आता है, कैसी प्रोसेस होएगी, इरिवर्सिबल। और अगर मेरा क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो कैसी प्रोसेस होगी, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है, वो होगी ही नहीं, नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। ठीक है, तो हमने ये चीजें कंक्लूड की है। ठीक है, ये भी याद नहीं, पहली 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है, याद तो अगर नहीं भी करोगे चल जाएगा, अभी आगे अपने आप मैं याद करा दूंगा, उसकी टेंशन ना। बेटा इम्पॉसिबल इसलिए होगी ना, ये कब आ सकता है मुझे बताओ,
ये रिलेशन मेरा कब आ सकता है? जब मेरा इरिवर्सिबल का एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है, लेकिन ये तो हमें पढ़ ही लिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी ज्यादा आएगी। इसका मतलब क्या होगा? ये चीज पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, ये जब करूंगा तभी तो मेरा ऐसा रिलेशन आएगा। समझ गए? आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, एक रिलेशन लिख लो। ठीक है, वो रिलेशन क्या है? इंपॉर्टेंट है, उसका नाम होता है क्लोशियस इनइक्वालिटी। क्लोशियस इनइक्वालिटी, स्पेलिंग पे मत जाना, पता नहीं जो भी है, इनइक्वालिटी। वो इक्वेशन क्या है मेरी? इन दोनों को बस ऐड किया। वो इक्वेशन क्या है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू बाई टी क्या होना चाहिए? या तो इक्वल टू, या फिर क्या होना चाहिए? लेस देन जीरो। इसको मैं क्या बोलता हूँ? क्लोशियस इनइक्वालिटी। ऐसे नहीं लिखते वैसे हम जनरली, ऐसे लिखते हैं ना। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, जो भी होता देख लेना। ठीक है, उल्टा शायद मैंने लिख दी, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे मैं भी कर रहा हूँ, अटपटा सा लग रहा है। हाँ, पहले सही था। ठीक है, इसका नाम है क्लोशियस इनइक्वालिटी। बस नाम पर ही देखना है, कुछ पूछेगा नहीं, इस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह, इतना पता होना चाहिए। अब मजेदार बात आने वाली है। सारा थ्योरेटिकल मतलब डेरिवेटिव पार्ट खत्म हो गया। अब समझो, आओ इधर आ जाओ, सब ध्यान से सुनना। अगली हेडिंग डालो एंट्रोपी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एंट्रोपी। एंट्रोपी हेडिंग डालो। अभी तो हमने मैथमेटिकली देखा होता क्या है, अब हम देखेंगे एक्चुअली में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, इसका एक्चुअली में फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग खेल है, ध्यान से सुनना। अगर अब मैं बोलूं, ठीक है, तुम सारे घर पे बैठे हो, मैं तुम्हें कह दूं तुम 10 दिन तक अपने रूम से नहीं, अपने बेड से नहीं लोगे, तो तुम बताओ तुम वहां स्टेबल रहोगे? स्टेबल रहोगे? तुम्हें मैं 5 मिनट बोल दूं, तुम नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? अगर मैं तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर देता हूं, फंसा देता हूं कि भाई तुम यहां से हिलना भी मत, तुम ऐसे ही खड़े रहो एक ही पोजीशन में, या ऐसे ही खड़े रहो, कितनी देर रह लोगे? नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम स्टेबल ही नहीं हो सकते उस पोजीशन में। इसका मतलब क्या हो गया? हर एक सिस्टम क्या चाहता है कि मैं रैंडम मैनर में। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक जगह खड़ा रहूंगा तो भाई मैं स्टेबल नहीं हो पाऊंगा। तो इनडायरेक्टली एंट्रोपी कुछ भी नहीं है। एंट्रोपी का मतलब है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। मतलब क्या हो गया? तुम्हारे अंदर कितनी ज्यादा चंचलता है, एक तरह से मान सकते हो। मतलब कि तुम कितने ज्यादा चंचल हो, तुम्हारे अंदर कितना बचपन है। जिसके अंदर जितना ज्यादा बचपन होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं छोटे से बच्चे को बिठा दूं, भाई यहाँ बैठ जा, तुम्हें लगता है वो बैठेगा? वो उधर पहुंचा पड़ेगा, कभी इधर कभी उधर, उसको पकड़ना ही बहुत मुश्किल है। इसका मतलब क्या हो गया? उसकी एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब वो स्टेबल हो रहा है। अगर मैं तुम्हें कह दूं यहीं बैठे रहो, तो इसका मतलब क्या होगा? तुम्हारी एंट्रोपी कम कर दी मैंने किसी तरह, मतलब मैं तुम्हारा मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। तो एंट्रोपी उसी की मेजर होती है। बोलो, इतनी बात समझ गए? तो एंट्रोपी का मतलब क्या हो गया? कितने मेरे अंदर आजादी है। आजादी से रिलेट कर सकते हो, जितनी आजादी होगी उतनी मैं स्टेबल हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम इसको डिफरेंट ट्रीट करेंगे। जैसे अगर मैं बोल देता हूं मेरे पास एक सॉलिड है, वो है एमोर्फस। एमोर्फस सॉलिड बताता हूं क्या होते हैं। एमोर्फस सॉलिड, और एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और एक है मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, ध्यान से समझना। मान लो तुम क्लास में आयो सारे, ठीक है, क्लास में आयो, तुम क्लास में बैठो, ये मेरे सारे बेंच है, ठीक है, ये मेरे सारे बेंच है। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ एक लड़का बैठेगा, एक लड़की, ठीक है, बॉय गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, मैंने तो क्या कर दिया? ऑर्डर्ड मैनर में कर दिया। मतलब क्या हो गया? बिल्कुल सिमेट्रिकल है। अब मैं बता सकता हूँ इसके बाद कौन बैठेगा, कौन बैठेगा? बॉय बैठेगा। मतलब बिल्कुल ऑर्डर्ड मैनर में हो गई। ऐसे चीज में जब भी मेरे सॉलिड के अंदर ऐसी अरेंजमेंट होती है बिल्कुल ऑर्डर्ड वाली, ठीक है, बिल्कुल अगर ऑर्डर्ड में होती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब कि बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, तभी तो हम बोलते हैं नहीं डायमंड वगैरह क्रिस्टलाइन होते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो लेकिन एमोर्फस में क्या होता है? एमोर्फस में मैंने क्लासरूम में क्या किया, जैसे तुम रैंडमली बैठते हो, यहाँ मान लो एक गर्ल बैठ गई, यहाँ पर भी गर्ल बैठ गई, यहाँ बॉय बैठ गया, यहाँ पर दोबारा गर्ल बैठ गई, यहाँ फिर बॉय, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है। मतलब प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता अगला कौन बैठा होगा, लड़की या लड़का। तो ऐसे टाइप ऑफ अरेंजमेंट जिसमें होती है वो कौन होते हैं? एमोर्फस। अब तुम मुझे बता दो ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी? ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी बताओ? आंसर है मेरी ज्यादा एंट्रोपी होगी एमोर्फस की। क्यों? क्योंकि वहां पर आजादी है। जहां जितनी ज्यादा आजादी उतनी ज्यादा उसकी एंट्रोपी। बोलो, समझ गए सब? समझ गए?
ठीक है, अगला एग्जांपल देते हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, हमें उनको समझना है। ठीक है, मान लो मेरा एक है NO2, ठीक है, और मेरा है NO3। अगर मैं इन दोनों में बोलूं किस में ज्यादा एंट्रोपी है, किस में ज्यादा एंट्रोपी है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। एंट्रोपी का एक और मतलब होता है, वो क्या होता है, उसमें कितनी एनर्जी लेवल्स है। ऑब्वियस ही बात है, अगर हम मोलिकुलर लेवल पर देखें, जितने ज्यादा एटम्स होंगे उतने उनके एनर्जी लेवल्स होंगे। हमने पढ़ा ना एटॉमिक में कि हमारी एनर्जी लेवल्स होती है। अगर मेरे एक मोलिक्यूल में ज्यादा एटम्स है तो मतलब ज्यादा मोलिकुलर लेवल्स, तो मतलब इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा ट्रांजिशंस कर सकते हैं, ज्यादा आजादी मिलेगी। तो ध्यान रखना, जब भी अगर मैं दोनों सेम स्टेट में, मान लो ये भी गैस में ही है, ये भी गैस में ही है, ठीक है, दोनों का कंपेयर कर रहा हूं, तो हम क्या देखेंगे, एक मोलिक्यूल में कितने एटम्स है। ठीक है, इस दोनों में किसमें ज्यादा एटम्स है, इसमें, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंट्रोपी ज्यादा होगी इसकी। बोलो क्लियर है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं मेरे पास H2O है लिक्विड स्टेट में, H2O है सॉलिड स्टेट में, और H2O है गैसियस स्टेट में, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, कौन सी सबसे ज्यादा एंट्रोपी होगी उसकी। ऑब्वियस सी बात है भाई, गैस के अंदर तुम्हारी मर्जी होती है, कहां मर्जी घूमो। सॉलिड में तो बेचारा यहाँ बैठा हिलता भी नहीं है, गैस में तो यहाँ बिठाऊंगा 1 सेकंड भी नहीं पहुंचेगा, वहां पहुंचा मिलेगा मुझे। तो मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा मेरी होगी इसकी, नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, मैक्सिमम, ये मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, और ये इसकी कैसी हो जाएगी, मेरी मिनिमम। ठीक है, तो ऑर्डर लगाना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉलिड, फिर लिक्विड, और फिर गैस। समझ गए, लिख लो फटाफट। लिख लिया, साथ साथ लिख लिया करो, ये तो छोटी छोटी बातें। अभी थोड़ी देर में अंडे का फंडा भी आएगा। ठीक है, अंडे के फंडे पे डिस्कशन होगी अभी। कर लिया, आगे बढ़े। देखो, अगला एग्जांपल लेते हैं, 2-3 और एग्जांपल। मान लो मेरा CH4 है और मेरा C2H6 है, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, जल्दी बता दो, किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, C2H6। समझ गए। अगर मैं तुम्हें बोलूं H2 और हाइड्रोजन में किसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, H2 की, तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूं H2 गिविंग 2H+, अब मेरी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी। ध्यान से सुनो, जब भी मेरी रिएक्शन आएगी, रिएक्शन, उसमें देखो, मैंने पहले 2 हाइड्रोजन थे, दोनों ऐसे बंधे हुए थे, अब मैंने उनको तोड़ दिया। अब उनकी रैंडमनेस, पहले एक इधर भाग रहा था, दूसरे को भी जाना पड़ रहा था, ये भाग रहा था, उसको भी जाना पड़ रहा था। जब मैंने उनके बॉन्ड तोड़ दिए, दोनों अलग अलग हो गए, एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, आजादी मिल गई। जितनी ज्यादा आजादी मिल गई उतनी ज्यादा मेरी एंट्रोपी बढ़ गई। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसमें जो मेरा डेल्टा एस होगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, इंक्रीज हो रही है एंट्रोपी। ठीक है, तो रिएक्शन में कैसे डील करते हैं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, इसमें मैंने बोला एक H2O कंपेयर करो और एक हाइड्रोजन को, और इसमें मैंने क्या किया, H2 को ही तोड़ के मैंने 2 हाइड्रोजन बनाए। यहाँ पर ये नहीं बोला मैंने इससे हाइड्रोजन आया किससे आया, तो मैंने यहाँ पर इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। क्लियर है, बता दो एक बार, ऑल क्लियर। अगर अब गैसियस रिएक्शन आ जाती है, मान लो मेरा आ जाता है N2 + 3H2 गिविंग NH3, ये आ जाता है। ध्यान रखना, बैलेंसिंग पहले जरूरी है, बैलेंसिंग नहीं करोगे तो दिक्कत है। अगर कोई रिएक्शन आ जाती है ना, तो तुम्हें वही चीज देखनी है कि मेरे गैसियस मोल्स ज्यादा किसकी तरफ है, समझ रहे हो ना। मतलब जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा उतनी एंट्रोपी ज्यादा, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड तो होते हैं निकम्मे, उन्होंने चलना फिरना होता नहीं, आलसी होते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, मेरे डेल्टा एनजी क्या है, यहाँ पर टोटल मोल्स कितने, 1 और 3 4, यहाँ पर कितने 2, तो मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरा डेल्टा एस नेगेटिव। बोलो समझ गए। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं मेरा H2O है, ठीक है, लिक्विड में, उसको मैंने कन्वर्ट किया H2O सॉलिड में, तो मेरी एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है कम हो रही है। यहाँ पर तो गैसियस है ही नहीं, तो हम नॉर्मली माइंड से सोच सकते हैं लिक्विड में आजादी ज्यादा है, सॉलिड में आजादी कम है, तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब डिक्रीज हो रही है। बोलो इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अगर मैं तुम्हें बोल दूं मैं डायमंड से ग्रेफाइट जा रहा हूँ, ये मेरा डायमंड है और ये मेरा ग्रेफाइट है, तो एंट्रोपी बढ़ेगी कम होगी, बताओ क्या होगी, कम होगी। तुम बताओ, डायमंड हमारा क्या होता है, सबसे हार्डेस्ट बोलते हैं हम उसको,
उसमें मेरा क्या होता है, एक दूसरे जकड़े पड़े हैं कि भाई हिलेंगे भी नहीं। और ग्रेफाइट में तो लेयर्स मूव करती है, हम बोलते नहीं उसका स्लिपरी नेचर होता है। तो मेरी एंट्रोपी क्या हो रही है इसमें, इंक्रीज। ध्यान रखना, डायमंड में तो ऐसा होता है, बोलते नहीं है, इससे तो हम कील भी वो कर सकते हैं, टूटता भी नहीं है, इतना हार्ड होता है। और ग्रेफाइट तो स्लिपरी लेयर्स होती है, तभी हम उसको बहुत बोलते हैं सॉफ्ट है। डिस्कवर तो भाई तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे जब बुक्स में। ग्रेफीन वो तो बहुत पुराना हो गया। वो तो अलग ही चीज होगी, वो तो बहुत ही तगड़ी चीज है। ठीक है, आगे बढ़े। अब अगली हेडिंग डालो, अंडे का फंडा। अंडे का फंडा। अंडे का फंडा। अगला क्या मेरा, अंडे का फंडा। ध्यान से सुनना। हम किस लिए एग खाते हैं, क्या मिलता है उससे हमें, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, बॉडी बनती है। तो अब ध्यान से सुनो, मेरे स्टार्टिंग में जो हम लेके आते हैं घर पे, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दूसरे कलर से बना देते हैं। अरे यार, क्या होता है उसके अंदर, लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, जो हम होली पे एक दूसरे को मारते हैं, क्या होता है, लिक्विड पार्ट ही होता है। तो इनडायरेक्टली मेरा क्या होता है, इसके अंदर लिक्विड पार्ट है। लेकिन जब मैं उसको बॉईल करता हूँ, बॉईल बॉईल करने पे अंदर क्या बन जाता है, बिल्कुल सॉलिड। मतलब अगर किसी सर पे मारोगे तो फूट जाएगा उसका सर, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर मेरे अंदर जाके सॉलिड हो गया। तो मुझे बता दो, मेरे सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, बोल दो, बता दो। क्या हो गया, क्या होगा बताओ। पर आपने इस से लिखा तो कुछ अलग हो। तो ये क्या बात है भाई, क्या बता, मेरा मन कर रहा हो ड्राइंग करने का, मैंने कर दिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लिक्विड से किस में जा रहा है, सॉलिड में। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मेरी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। तो यहाँ पर ये मेरी हो गई डिक्रीज। बोलो इतनी बात समझ गए। ठीक है, तो फिर इसको करके मार दो कांटा। ठीक है, तो एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होती। मैंने तुम्हें बताया था, हम एंट्रोपी मोलिकुलर लेवल पे देखते हैं, हम अपनी आंखों देखी पर नहीं देखते। अब एक बात बताओ, तुमने थोड़ा बहुत बायो पढ़ रखा होगा, उसमें क्या होता है, मेरे जो इसके अंदर प्रोटीन बने होता है, किससे बनते हैं वो, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स पता है ना सबको, थोड़ा बहुत आइडिया है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो एसिड्स क्या होता है, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े खड़े होते हैं, चेन बना के ऐसे खड़े होते हैं। यहाँ पर अमीनो एसिड्स की बड़ी बड़ी चेन होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी चेन है। अब एक बात बताओ, तब ये मेरा ऐसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जब मैं उसको हीट करता हूँ ना, बॉयल, मतलब क्या हो गया, मेरी यहाँ पर एक बड़ी बड़ी चेन है, ऐसे ऐसे मेरी चेन बनी हुई है, बहुत लंबी चेन बनी हुई है। ठीक है, अब जब मैं इसको बॉईल करता हूँ ना, बॉईल, तो मेरा बॉईल करने पे क्या होता है, जो ये मेरी चेन होती है ना, चेन ब्रेक हो जाती है। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरी चेन ब्रेक हो गई, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, एक बहुत ही लंबी चेन थी, उसको मैंने इतने सारे हिस्से कर दिए, क्योंकि इनडायरेक्टली तो मेरे नंबर ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, चेन ब्रेक होने से क्या हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो गए, तो मेरा क्या हो जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा। अगर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मेरी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है तुम्हारे एग्जाम में, कि जब हम एग को बॉईल करते हैं तो हमारी एंट्रोपी क्या होती है, और बच्चों के माइंड में यही रहता है जो हमने कांटा मारा है। तो इसलिए इसको ऐसे लिखना, ताकि समझ आए कि हम गलत सोचते हैं, ताकि फिर ध्यान जाए कैसे करना। समझ गए, बोलो क्लियर है। फटाफट नोट करो इसको, फिर आगे बढ़े। फटाफट नोट करो। अगली हेडिंग डालो, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। अगर नोट कर लिया, ठीक है, अलग अलग एग्जांपल इससे लिखवा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। अब एक बात बताओ, रबड़ को जब हम स्ट्रेच करते हैं क्या होता है, रबड़ मेरा कैसा है, मान लो ये ऐसा है। ठीक है, मेरा ऐसा कोई रबड़ है। ठीक है, रबड़ है, मैंने ज्यादा ही ऐसे वो कर दिया। ठीक है, रबड़ पड़ा है। ठीक है, जब मैं उसको स्ट्रेच करता हूँ कैसा हो जाता है, ऐसा सा हो गया। ठीक है, यही होता है। तो इस केस में मेरी एंट्रोपी क्या हो रही है, बोलो। पिछले वाला पेज दिखाऊं, रुको एक मिनट, पहले पिछले वाला पेज देख लो, देख लो, सोचो तब तक तुम, स्ट्रेचिंग ऑफ रबड़ में क्या होगा। देखो, पहले मेरा ये था अनस्ट्रेच्ड रबड़, अनस्ट्रेच्ड रबड़।
ये बिल्कुल मैसी टाइप सा दिख रहा है ना, जैसे बचपना होता है किसी में। और इसमें क्या कर दिया मैंने, उसको खींच दिया डंडे के तो उस पर, भाई अब तुम ऐसे ही बैठोगे जहाँ पे मैंने तुम्हें कर दिया। इसमें मेरा क्या हो गया, स्ट्रेच रबड़। अब ध्यान से देखो, स्ट्रेच रबड़ है और ये अनस्ट्रेच्ड, तो इसमें क्या हो गया, मेरे जो सारी है ना लेयर्स वो एक दूसरे के अंदर ऐसे मैसी हो रखी है, मैसी टाइप, ठीक है। और जब मैंने स्ट्रेच किया तो मेरे जो अंदर सारी लेयर्स है ना वो एक दूसरे के साथ सिमेट्रिकल होगी, मतलब कि एक तरह से बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और मैं तुम्हें क्या बताया था, जितनी ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, तो ज्यादा डिसऑर्डरनेस किस में है, इसमें। इसमें तो बेचारे को हमने बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में खड़ा कर दिया, भाई लाइन में आ जाओ, तो यहाँ पे मेरी एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज। बोलो क्लियर है, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसलिए मैं इनको अलग अलग करके ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं इन पर। आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो अगला हेडिंग डालो, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तुम सोच रहे हो सर ये तो बायो क्लास चल गई, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर मैथ्स वालों के लिए होता है, तो थोड़ा बहुत बायो भी होना चाहिए। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, देखो होता क्या है इसके अंदर, तुम्हें अच्छे से थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ठीक है, क्वार्टिनरी, एक तरह से कोइलिंग होती रहती है, वही होता है। तो मेरा पहले प्रोटीन होता है ऐसे एक दूसरे के अंदर घुसा पड़ा होता है, बिल्कुल बाइंड, ठीक है। जैसे मैं उसको डीनेचर करता हूँ, डीनेचर हम कैसे भी कर सकते हैं, उस पर नहीं जाना, हमने उसको डीनेचर मतलब क्या किया, हीट से कर सकता हूँ, पीएच चेंज करके कर सकता हूँ, कैसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब उसका हमने ऐसी तैसी करनी है किसी तरह। तो जब मैं डीनेचर करता हूँ ना, ये जो होते हैं ना ऐसे एक दूसरे के अंदर उलझे पड़े होते हैं, वो ना एक तरह से ना सीधे हो जाते हैं, ठीक है, मतलब जो कोइलिंग होती है ना अब थोड़ी सी खुल गई, ऐसे हो जाते हैं। अब मुझे बता दो एंट्रोपी बढ़ेगी या कम होगी, कम होगी, तो यहाँ पर डिसऑर्डर ज्यादा था वहां कम हो गया, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी मेरी, डिक्रीज। है रबड़ जैसा था, लेकिन पेपर में तो अलग से आता है ना, तो हमें तो सारा करना था, समझ गए। मतलब यहाँ पर प्रोटीन पहले, तुमने बायो वाले को तो अच्छे से पता होगा, बायो वाले हो तुम, सारे बायो वाले हो, ठीक है, तो इतना तो पता है ना प्रोटीन होता है, तो बस ये लगा लो कि वो पहले ऐसे रहता है एक दूसरे के अंदर घुस घुस के, ठीक है, उसके बाद जब हम उसको डीनेचर करते हैं तो वो खुल जाता है, ठीक है, धागे की तरह, तो मेरा एंट्रोपी डिक्रीज हो गई, समझ गए। अब इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, ये तो हमारी थियोरेटिकल बातें थी, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बातें। हेडिंग डालो, एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, तो देखो इसके अंदर बहुत अच्छे से तुमने अभी हमने क्या देखा कि मेरी हर एक सिस्टम क्या चाहता है, मेरी एंट्रोपी बढ़े, ऑब्वियस ही बात है, वही ज्यादा स्टेबल होता है। तो लिख लो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन वो आइसोलेटेड होना चाहिए, अभी बताऊंगा क्यों। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम मेरा डेल्टा एस जो होता है, ठीक है, डेल्टा एस जो होगा सिस्टम का वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0, किसके लिए, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई मेरी प्रोसेस हो रही है तो मैं इरिवर्सिबल ही होऊंगा, मतलब मेरी एक ही डायरेक्शन में जा रही है प्रोसेस। तो ये वाली बात को अपने दिमाग में अच्छे से भर लेना कि मेरा जो डेल्टा सिस्टम होता है वो बढ़ता है अगर कोई मेरी प्रोसेस हो रही है। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं इधर से उधर जा रहा हूँ इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक तरफ जा रहा हूँ। इरिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, दोनों तरफ हो। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्या होता है, मैं एक तरफ चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, लेकिन किसके लिए, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ठीक है। अभी एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना, आइसोलेटेड सिस्टम। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारी दुनिया में, एक सेकेंड, हेलो हेलो हेलो, उठाया तो था, हेलो हेलो, हाँ जी, क्लास में हूँ मैं अभी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मेरा डेल्टा सिस्टम क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब ध्यान से सुनना, तुम दुनिया में कौन सा ऐसा सिस्टम मानते हो जो आइसोलेटेड है, मैं तुम्हें बता रखा है, कौन कौन से बैच से हो तुम, दोनों सा, आप भी सा, मतलब सा वाले ज्यादा, आप भास्कर और आप, चलो सारी वैरायटी है ना, चलो ठीक है। ध्यान से मुझे, हाँ बहुत बढ़िया कबीर, मैंने तुम्हें बताया था मेरा आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है, दुनिया में कौन है आइसोलेटेड सिस्टम,
आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? जो दुनिया से अलग है। इसका मतलब पूरी दुनिया उसी में डाल दो, वही आइसोलेटेड हो गया। अगर मैं एक यूनिवर्स बना दूं, यूनिवर्स मेरा क्या हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम ही तो है। और क्या है? उसके अंदर सिस्टम भी आ गया, सराउंडिंग भी आ गया, तो मेरा पूरा यूनिवर्स कैसा हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम। अगर एक बात बताओ, अगर ये मेरा यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसको मैं दो हिस्सों में बांट सकता हूँ। एक मेरा क्या हो जाएगा? सिस्टम, और एक क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। तो मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, बताता हूं क्यों कर रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियस सी बात है, आइसोलेटेड सिस्टम है ये, ठीक है। तो मैं डेल्टा एस यूनिवर्स को क्या लिख सकता हूँ? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ये मेरा किसके इक्वल होगा? डेल्टा एस टोटल ही हो गया एक तरह से। तो मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि मुझे एंट्रोपी टोटल देखनी है, अगर मेरी एक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये देखना है। तो मतलब अगर मेरा किसी सिस्टम का डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो है तो ही मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मतलब तो ही होगी वो, वरना नहीं होगी। ध्यान से सुनना। अब बात आती है सर ऊपर वाले में क्या बुराई थी? आंसर ये है, कई रिएक्शन ऐसी होंगी, ध्यान से सुनना। मान लो ए गिविंग बी है, कोई भी रिएक्शन है, उस सिस्टम के लिए मैंने डेल्टा एस निकाला, मेरा आया पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो मुझे पता चला ये रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर मेरे दिमाग में आया लोचा, मैं कहा ये क्या हो गया? ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा सिस्टम पॉजिटिव। फिर मुझे पता चला कि मैं इसके बेसिस पर नहीं बता सकता मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। मुझे डेल्टा सिस्टम के साथ डेल्टा सराउंडिंग भी निकालना पड़ेगा पहले, फिर देखूंगा मैं। और मैंने उस रिएक्शन के लिए जब देखा वो मेरा नेगेटिव आ रहा था। अगर नेगेटिव आ रहा था इसका मतलब क्या हो गया? ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस इसी वजह से थी, इसी वजह से हम इस पर पहुंच गए। मतलब कि हम खाली इससे जब चेक करते थे तो हमारे आंसर गलत आ रहे थे। फिर हमें पता चला हमें टोटल देखना है, हमें खाली सिस्टम की बात नहीं करनी, हमें सराउंडिंग की भी करनी है। बोलो समझ गए? तो इन द एंड अगर मैं पूरा इस पेज को कंक्लूड करूं, तुम्हारा ये है मेन पॉइंट। मैं तुम्हें बताया था, हर एक मेन पॉइंट बताता जाऊंगा जो तुम्हें याद रखना है, बाकी तो समझाने की बात थी। बोलो क्लियर है? हाँ, इरिवर्सिबल के लिए है, इरिवर्सिबल के लिए है, ये इरिवर्सिबल के लिए। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस ही हो गया ना एक तरह से। तो इस पेज को नेक्स्ट कर दूं, बता दो, अगला करूं? लिख लिया बेटा? बस मैं ये बता रहा हूं कि कभी भी अगर मुझे सिस्टम की देखना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो मुझे खाली रिएक्शन का नहीं देखना डेल्टा एस, मतलब कि खाली सिस्टम के बारे में बात नहीं करनी, मुझे सराउंडिंग का भी ऐड करना है, फिर देखना है वो पॉजिटिव है या नहीं, ठीक है। हमसे वो निकलवाएगा नहीं, बस तुम इतना याद रखो, अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है मुझे ये देखना डेल्टा एस टोटल जो है ग्रेटर देन जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो मेरी स्पॉन्टेनियस, नहीं आ रहा नेगेटिव आ रहा है तो मेरी नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एस अगर मैं टोटल ग्रेटर देन जीरो है तो कैसी रिएक्शन है? बोलो। स्पॉन्टेनियस, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या हो गया? जा तो रही है ना, मतलब रिएक्शन हो रही है। अगर डेल्टा एस लेस देन जीरो आ जाए क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस टी जीरो आ जाए फिर क्या होगा? क्या होगा बताना? क्या होगा? मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे। वही तो बता रखा है अभी तक हमारे, यही तो चलता है कि अगर उसकी वैल्यू जीरो आ गई तो मतलब मेरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, बिल्कुल रुक गई है। ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले पेज पे तो समझाई थी, यहाँ पर मैंने सीधा समराइज कर दिया उसको, ठीक है। ये तो मैचिंग हो गया मेरे इसके साथ, येलो येलो, ठीक है। आगे बढ़े, अब बात को ध्यान से समझना। मान लो मेरा एक सिस्टम है, मान लो ए गिविंग बी है, मान लो, ध्यान से समझना, ए गिविंग बी है, बहुत मजेदार बात है। अगर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है मतलब रिएक्शन क्या हो रही होगी, ठीक है। इधर लिख देता हूं उनको मैं, दिखता है। मान लो ये मेरी ए गिविंग बी है, ठीक है। मान लो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस ही है, तो मेरी रिएक्शन हो रही है। तो इस सिस्टम की मान लो मैं एंट्रोपी बता रहा हूँ, ये एंट्रोपी, ठीक है। ये एंट्रोपी क्या हुआ? तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक टाइम पर मान लो अब ये इक्विलिब्रियम पे आ गई, इसका मतलब क्या हो गया? एंट्रोपी चेंज होना रुक जाएगा, तो वो मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब क्या हो गया? किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑब्वियस ही बात है, अगर वो इक्विलिब्रियम तक पहुंची है, पहले तो हुई होगी ना, इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए पहले होना तो पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया? किसी भी प्रोसेस के लिए जो इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी आती है वो उसकी मैक्सिमम होती है। ऑब्वियसली दिख रहा है ना, जब ये रिवर्सिबल थी तो बढ़ती जा रही थी, जैसे इक्विलिब्रियम पे आई इससे आगे तो बढ़ी नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? अब ये मैक्सिमम अपना अटेन कर चुकी थी,
तो इक्विलिब्रियम वाली जो एंट्रोपी होती है वो मैक्सिमम होती है। लिख लो, इस बात को लिखवा देता हूँ। द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। वो क्या होती है? इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम होती है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक हमने सेकंड लॉ की स्टेटमेंट नहीं लिखी, ये नोट कर लिया ना सारा? ये नोट करना नहीं है, मतलब बस मैंने लिखवा ही दिया, ये तो मैंने वैसे बना दिया था। अब अगली हेडिंग डालो, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। मतलब क्या है? अब मैं स्टेटमेंट तो लिख लूं, इतना हमने सेकंड लॉ पढ़ लिया, इनडायरेक्टली पूरा पढ़ चुके हैं, बस स्टेटमेंट लिखनी रह गई है। स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। मुझे एक बात बताओ, स्पॉन्टेनियस सबसे पहले लिखेंगे, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पहले इसको वन नाम भी ना दो, अभी बस ये लिखो, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मेरा डेल्टा एस क्या होता है? तुमसे इतनी बार बुलवा दूंगा, याद ही हो जाएगा। क्या होता है? डेल्टा एस टोटल क्या होता है? ग्रेटर देन 0। और तुम एक बात बताओ, हमारी दुनिया में कितनी सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है? और मुझे ये भी पता है, ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। ऑब्वियस सी बात है, अगर हो रही है तो वो स्पॉन्टेनियस होगी। ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। अगर वो स्पॉन्टेनियस है सारी रिएक्शन प्रोसेस, वो सारी नेचुरल प्रोसेसेस, और मुझे अच्छे से पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में मेरा डेल्टा एस क्या होता है? ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्रीज हो रहा है एंट्रोपी। तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। हम बोलते हैं ना एक्सपेंशन हो रहा है, हमारा अर्थ बढ़ रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है। तुमने डिस्कवरी वगैरह सुना होगा, वर्ड सुनते हैं, हमारा एक्सपेंशन हो रहा है, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी वगैरह में वर्ड वगैरह तो सुना होगा, तो वो यहीं से आता है, क्योंकि हमारा सिस्टम की एंट्रोपी रेगुलरली बढ़ती जा रही है। इसी वजह से हम बोल देते हैं हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। तो इसकी जो स्टेटमेंट बनती है वो लिख लो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनती है, ठीक है? तो मेरी जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनती है वो ये है, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। ऑब्वियस सी बात है, तुम्हारा ऐसा हो रहा है क्या पानी ऊपर से नीचे आना बंद हुआ है कभी पहाड़ों से? नहीं हुआ, वो होता जा रहा है, सालों सालों से हो रहा है। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो होती जा रही है। अगर होती जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा एस टी बढ़ता जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? मेरा एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब एक बात बोलो, अगर इंक्रीज हो रही है, अगला स्टेटमेंट लिखते हैं। ये तो तुमने पहले तो लिख ली, मैंने बता दी। अब मैं एक और चीज लिखता हूँ, मेरा एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका एफिशिएंसी का 1 माइनस, या ऐसे लिख लो T2 माइनस T1 बाई T2, ये होता है। या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस T1 बाई T2। अब मुझे बताओ, अगर मुझे एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है मैक्सिमम? ये रहा फॉर्मूला तुम्हारे सामने, कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 1 हो सकती है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का भी 1 से ऊपर होता है, एफिशिएंसी फ्रैक्शन ही तो है। एफिशिएंसी मैक्सिमम 1 हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? मेरी मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है? और अगर मुझे मैक्सिमम 1 करना है तो मुझे इस टर्म को 0 करना पड़ेगा, ठीक है? अगर इस टर्म को 0 करना है, उसके लिए या तो मुझे T1 को 0 करना पड़ेगा या T2 को इन्फिनिटी करना पड़ेगा। ये दो ही केस में ये पूरी टर्म 0 होगी, लेकिन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है क्या तुम 0 केल्विन तक जा सकते हो या इसको इन्फिनिटी कर सकते हो? आंसर है नहीं हो सकता। तो हमारी एक और स्टेटमेंट बनती है, वो स्टेटमेंट क्या है? द एफिशिएंसी, लिख लो, द एफिशिएंसी कांट बी 100%। मतलब क्या हो गया? कभी भी हमारी एफिशिएंसी ऑफ अ इंजन बोलो या सिस्टम बोलो, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन कांट बी 100%, ठीक है? एंट्रोपी आती कहां से है बेटा? जो तुम इधर काम कुम कर रहे हो ना, ये सारी एंट्रोपी है, कैलकुलेशन है, मतलब थियोरेटिकल वैल्यूज है ये, और कुछ नहीं है। एंट्रोपी दिखती थोड़ी है, दिखने वाली चीज थोड़ी है। अब ध्यान से सुनना एक और बात, मैंने तुम्हें बताया था, अगर मैं तुम्हें तीसरी स्टेटमेंट, अब लिखेंगे हम तीसरी स्टेटमेंट, तुम मुझे बताओ, हमने जब किया था कार्नोट साइकिल, जब हमने पढ़ी थी, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हम सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाए थे? कर पाए थे? अगर मैं तुम्हें इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैंने तुम्हें बोला है कि तुम दिन में 24 घंटे पढ़ो, 24 आवर्स, तुम्हें बोला मैंने, ठीक है, ये मैंने तुम्हें इनपुट दिया करना है, तुम कितना पढ़ते हो? 2.4 कर देता हूँ इसको, ये भी ज्यादा बोल दिया। मतलब क्या हो गया? मैंने तुम्हें 24 आवर्स बोला, तुम 2.4 आवर्स पढ़े, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? मैंने जो इनपुट दिया तुम्हें, ठीक है, लेकिन तुमने आउटपुट कितना दिया?
इतना दिया। इसका मतलब क्या हो गया, तुम पूरा तो पढ़े नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, जितना मैं तुम्हें वर्क दिया वो तुम नहीं कर पाए। इसका मतलब क्या हो गया, मैं 100% हीट को कन्वर्ट नहीं कर सकता वर्क में। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें 24 घंटे मजे करने हैं, तुम शायद 25 घंटे मजे कर जाओगे। पढ़ाई के नाम पर उल्टा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, लेकिन अगर मुझे वर्क को 100% हीट में करना है वो पॉसिबल है। ऑब्वियसली बात है, वेस्टेज तो तुम्हें आती है, हीट क्या होती है, वेस्टेज ही तो है और कुछ भी नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, मैं 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन वर्क को तो हीट में कर सकता हूं। मतलब वेस्टेज तो तुम कर ही सकते हो टाइम की। अभी मैं बोलूंगा भाई 2 घंटे खेलाओ, भाग जाओगे, ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा 2 घंटे पढ़ लो, मौत आ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखो। थर्ड स्टेटमेंट लिख लो, थर्ड स्टेटमेंट लिखो, 100% कबीर आराम से बात करेंगे इस बारे में, बिग बैंग थ्योरी पे पढ़ेंगे, पूरा बुक दूंगा एक, वो पढ़ना, ठीक है, इतनी मोटी बुक पढ़ना, वहां से तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 100% कन्वर्जन, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट, ये सारी स्टेटमेंट्स है घुमा फिरा के, पेपर में कभी भी पूछ सकता है, तो मैं सारी पता होनी चाहिए। 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। इसी के नीचे नोट बना के लिख लो, इसी के नीचे नोट बना के लिख लो, 100% कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद एक नोट बनाओ, नोट में लिख लो, ऐसे बस नोट में ये लिख लो, मेरा वर्क है, ठीक है, उसको मुझे हीट में कन्वर्ट करना है, वो मैं 100% कर सकता हूँ शॉर्टकट में, ठीक है। मतलब वाइस वर्सा वाली बात हो गई कि उल्टी बात हो सकती है, ठीक है। मैंने वर्क को 100% हीट में, हीट क्या वेस्टेज ही है, तो इनडायरेक्टली वेस्टेज हम पूरे टाइम की कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी फोर्थ एक और स्टेटमेंट, एक लिख चुके, दो लिख चुके, तीन लिख चुके, फोर्थ स्टेटमेंट लिखो। फोर्थ स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम, कहां से कहां तक हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, फ्रॉम लोअर बॉडी टेम्परेचर, फ्रॉम या लो, फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी लिख लो, लोअर बॉडी टेम्परेचर के बोलो, फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी, फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट डूइंग एनी वर्क। कर तो सकते हैं लेकिन मुझे उसको धक्के मारने पड़ेंगे, विदाउट डूइंग एनी वर्क। पढ़ते हैं ना हम, मोटर में क्या होता है, पानी ऊपर तो चढ़ता है ना, लेकिन कब चढ़ता है, जब मैं मोटर चलाता हूँ, वरना नहीं चढ़ता। मतलब हो सकती है प्रोसेस, लेकिन कैसे होगी, अगर मैं वर्क करता रहूंगा, वर्क हटाऊंगा तो पानी भी चढ़ना ऊपर बंद हो जाता, ठीक है, समझिए, बोलो क्लियर है। अगली आइडिया डालो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोले लो, अगले आइडिया डालो। अब हमारा मजेदार खेल आने वाला है, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग, ठीक है, और डेल्टा एस टोटल। ये तीनों चीजों को हम कैलकुलेट करना देखते हैं एक बार, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। मेरी दो तरह की प्रोसेस थी, प्रोसेस में दो तरह की होती है ना, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, दो तरह की प्रोसेस होती है, बोलो हाँ या ना, ठीक है, दो तरह की प्रोसेस होती है मेरी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसका डेल्टा एस टोटल कितना होगा, बोलो क्या होगा, बता सकते तुम। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल मतलब क्या हो गया कि हर स्टेप पे मेरा क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल इनडायरेक्टली एक ही बात है, तो डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। बहुत बढ़िया लक्ष्य, डेल्टा एस टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम का हम कंडीशन सेम ही मानते हैं, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में ही मेरा इक्विलिब्रियम आता है हर स्टेप पे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो मेरा डेल्टा एस सिस्टम क्या बन गया, माइनस ऑफ डेल्टा एस सराउंडिंग। मतलब क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम आएगी, बस साइन का डिफरेंस आएगा। समझ गए सब। अब इंटरेस्टिंग खेल आने वाला है, इरिवर्सिबल इंटरेस्टिंग है, रिवर्सिबल में तो कुछ था ही नहीं। अब एक बात बताओ, इरिवर्सिबल में क्या लिख सकता हूं, अगर मुझे डेल्टा एस सिस्टम निकालना है तो मैं ये लिख सकता हूं, बता दो, क्यू इरिवर्सिबल बाय टी लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, बताओ।
नहीं, अभी मैंने बताया था डेल्टा एस तो कभी क्यू इरिवर्सिबल से लिख ही नहीं सकते, तो मतलब हो गया नहीं। अब क्वेश्चन है जो बच्चे ने पूछा भी था, क्या हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी निकाल ही नहीं सकते? इसका आंसर है नो, निकाल सकते हैं। मान लो मेरी एक रिएक्शन थी ए गिविंग बी, मान लो ए गिविंग बी, मैं कैसे गया था इरिवर्सिबली, ठीक है, तो मेरी हीट क्या आई थी क्यू इरिवर्सिबल। अब मुझे बताओ अगर मेरा एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, तो उसे पास से तो कोई मतलब नहीं होगा, मैं कैसे भी चाहूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं, वो बहुत बढ़िया काम है, मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक रिवर्सिबल पाथ बना लूं इमेजिनरी। मैंने क्या मान लिया, रिवर्सिबल पाथ है जो इमेजिन किया मैंने, क्योंकि मुझे पता है वैल्यू तो वही आनी है। तो मेरा रिवर्सिबल इमेजिनरी एक मैंने पाथ माना, तो यहाँ पर जो मेरा डेल्टा एस सिस्टम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, क्यू रिवर्सिबल कौन से वाला, इमेजिनरी डिवाइड बाय टी। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है इमेजिन हम अपनी मर्जी से करेंगे, अभी ये वाली बात तो कंसेप्चुअली समझने की थी। मतलब ये है मेरा, जो तुम यहां से डेल्टा एस निकालोगे, ठीक है, वो कितना होता है हमारा क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यही होता है। जो तुम्हारा यहां से डेल्टा एस आएगा, क्योंकि डेल्टा एस क्या है, स्टेट फंक्शन, तो जो यहां से वैल्यू आएगी वो और वैल्यू ये वाली सेम ही होगी। तो मतलब तुम्हें बिना सोचे समझे दोनों की वैल्यू सेम ही लिखनी है। समझ गए, मतलब हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। ये तो बस मैं समझाने के लिए बोला है कि हम इसको ऐसे नहीं मान निकाल सकते, लेकिन हम लिखने का ढंग ऐसा बना सकते हैं। अगर कोई बोले लिख के दिखाओ, तो तुम क्या बोलोगे, मैं इमेजिनरी पाथ मान सकता हूँ, कंसेप्चुअली मतलब समझने की बात थी। ठीक है, समझ गए, बोलो बोलो। अब इंटरेस्टिंग खेला है, सबसे इंटरेस्टिंग खेला, फटाफट इधर ध्यान दो। ठीक है, अब मेरी बात को इधर ध्यान से गौर दो। ठीक है, अब ध्यान से समझो मेरी बात। मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर तुम सारे बच्चे बैठे हो, ठीक है, एक दो तो और आ गए दूसरे बैच के, उनको भगाना पड़ेगा, वो ज्यादा टॉफियां लूट जाएंगे उनको, और लूट चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और ये तुम सारे बच्चे बैठे हो, ठीक है, सारे बच्चे बैठे हो, लाइन में बैठे हो, जैसे मर्जी बैठे हो, ठीक है, बैठे हो, ध्यान से समझना। मान लो तुम यहाँ पर 20 बच्चे बैठे हो, 20, मान लो 20 बच्चे बैठे हो। अब मैंने क्या सोचा, मैं तुम्हें 20 टॉफी दूंगा, ठीक है, 20 टॉफी फेंक रहा हूँ, मैंने मान लो 20 टॉफी फेंकी, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, सब एक एक पकड़ लेंगे। ठीक है, एक अलग बात है कि एक दो झपटे ज्यादा मार ले, जो नए बैच वाले आए हैं, पुराने बैच के, ठीक है, वो झपटा मार के साथ 4-5 भी ले ले, लेकिन हम ये मानेंगे कि सब पकड़ लेंगे उसको। ठीक है, मतलब मैंने स्लोली स्लोली टॉफीज को फेंका, ठीक है, और तुम कैच करते गए। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अब 100 कर दिया मान लो। ठीक है, अब मैंने क्या सोचा, क्या मैं इतने स्लोली स्लोली फेंक रहा हूँ, 100 का भी 1000 फेंक दी, मगर लो सारी इकट्ठे फेंक देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने सारी इकट्ठे फेंकी, तो क्या हो सकता है कि तुम सारी की सारी पकड़ लो, पकड़ सकते हो, एक दो की अलग बात है, वो पकड़ने की कोशिश भी कर ले, बाकी नॉर्मल बच्चा तो नहीं पकड़ पाएगा, इतना भूखा तो कोई नहीं होगा कि भाई वो सारा ऐसे ऐसे ले ले सारी। ठीक है, तो वो तो पॉसिबल है नहीं यार, ये तो बंद कराया करो, तुम मजे कर रहे हो, घूम रहे हो अंदर बाहर, 2-2 मिनट बाद, मजाक थोड़ी है, एक बार आते हो फिर आ रहे हो जा रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो। तो अब ध्यान से सुनो, अब मान लो मैंने 1000 टॉफी फेंकी है, ठीक है, 1000 टॉफी, तो सारे तो इकट्ठे नहीं पकड़ सकते। अगर मैं 1000 के 1000 इकट्ठे फेंक रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, इरिवर्सिबली, ऑब्वियस सी बात है। इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता था कि मैं जल्दी से जल्दी काम निपटा दूं, यही होता था इरिवर्सिबल, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हो जाए। और रिवर्सिबल कब होता था, जब मैं स्लोली स्लोली आराम आराम से मजे लेते हुए फेंक रहा हूँ टॉफी, तो ये मेरा रिवर्सिबल होता था। लेकिन तुम बताओ, जब तुम टॉफीज पकड़ रहे हो, क्या तुम 1000 के 1000 इकट्ठे पकड़ ली, चाहे मैं रिवर्सिबली फेंक रहा हूँ, चाहे मैं इरिवर्सिबली फेंक रहा हूँ, तुम टॉफीज को तो रिवर्सिबली पकड़ रहे हो ना, मतलब स्लोली स्लोली पकड़ पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई यहाँ से कितनी स्पीड से आ रही है, तुम तो भाई आराम आराम से जमीन पे लेट लूट जाओगे, लेकिन सारी तो इकट्ठे नहीं पकड़ पाओगे। तो इस बात को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ मतलब क्या है, जब मेरा, ये मेरा मान लो सिस्टम है, और ये मेरा सराउंडिंग है, जब मेरा सिस्टम यहाँ से हीट को रिलीज करेगा, ठीक है, क्यू इरिवर्सिबल जो रिलीज करेगा, ठीक है, वो जो रिलीज करेगा, जो सराउंडिंग होगा वो तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, रिवर्सिबल करेगा। अभी मैंने तुम्हें बताया उसको कोई मतलब नहीं, चाहे तुम तेज तेज फेंक रहे हो, चाहे आराम से फेंक रहे हो, उसका मतलब क्या है, मैं तो हमेशा रिवर्सिबल ही लूंगा सराउंडिंग। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट क्या है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है, इसको छोड़ो। यहाँ से एक कंसेप्ट तुम बना सकते हो, वो कंसेप्ट क्या है, अगर मैं डेल्टा एस सराउंडिंग लिखना चाहूं, वो किसके इक्वल आएगा, क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि रिवर्सिबल तो लिख नहीं सकता, बाय टी। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो ये मेरा क्यू रिवर्सिबल सराउंडिंग है वो कितना आएगा, जितना मैंने हीट फेंकी है, जितने मैंने टोफिया फेंकी थी, वो कितनी फेंकी थी मैंने,
क्यों इरिवर्सिबल? ऑब्वियस ही बात है, मैं तो रिवर्सिबल हीट को डोनेट कर रहा था, लेकिन ये छोड़ रहा है तो ही ये ले रहा है, ये ले रहा है क्योंकि ये छोड़ रहा है, तो इन दोनों का साइन कैसा होगा? नेगेटिव, अपोजिट होगा ना। तो मेरा क्या बन जाएगा? माई टी। और ये टेम्परेचर किसका आएगा? सराउंडिंग का, क्योंकि यहाँ सराउंडिंग की बात हो रही है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना जो हमने समझा है, ऐसे नहीं कि हमने अपने आप बना दिया। मैंने इनडायरेक्टली क्या यूज किया है? क्यू रिवर्सिबल जो सराउंडिंग का होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस क्यू इरिवर्सिबल ऑफ जो सिस्टम ने रिलीज किया है। ठीक है, तो ये वाली बात हमने समझ ली है, आगे अप्लाई करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला ये बन गया। इन द एंड तुम्हें याद रखना, बीच की बातें तो मैंने समझाई है बस। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? हाँ, ये रिवर्सिबल के लिए। अगर किसी को दिक्कत होती है, एक बात ध्यान से सुनो। मान लो तुम बाहर, अब तो सर्दी होगी बहुत, ये पुराने बच्चों के टाइम में तो सर्दी भी नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, हम हाथ सेकने जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बैठ के मैं हाथ सेक रहा हूँ मान लो, ठीक है, हाथ गर्म हो रहे हैं बहुत। ठीक है, तो हो क्या रहा है, ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे हाथ गर्म किस वजह से होते हैं? क्योंकि एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं। अब अगर एक बात बताओ, ये इनडायरेक्टली इरिवर्सिबल हीट को छोड़ रहे हैं भाई, ये तो फटाफट आग क्या हो रही है, हीट को रिलीज कर रही है। अगर मेरा जो सराउंडिंग है, जो मेरा बाहर एटमोस्फेयर है, अगर वो जितनी जल्दी ये छोड़ता उतनी जल्दी ले लेता, तो मेरे हाथ गर्म होते? नहीं हो पाते। मतलब जैसे उसने छोड़ा, उसने पकड़ लिया, मेरे हाथ को पता भी ना चलता। ये क्यों हो पा रहे हैं हमारे हाथ गर्म? इसी वजह से, क्योंकि जो सराउंडिंग है वो मेरी हीट को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं? रिवर्सिबली। रिवर्सिबली मतलब क्या होता है? आराम आराम से। इतने में हमारे हाथ भी गर्म हो जाते हैं और आराम से वो हीट को एब्जॉर्ब करता रहता है और हमारे हाथ, इसका मतलब क्या हो गया? सराउंडिंग का काम यही होता है कि मेरे को चाहे रिवर्सिबली दो चाहे रिवर्सिबली, मैं हीट को कैसे एब्जॉर्ब करूंगा? रिवर्सिबली ही। अब क्लियर है? अब ठीक है, तो इन द एंड तो जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है, तुम जिसको समझना है वो ये फॉर्मूला याद रख लो, उससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, मैंने कोशिश किया समझाने की, बाकी और तुम्हें इन द एंड तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फिर आगे बढ़े। अब देखो, अभी तक मैंने डेल्टा सिस्टम बस जनरल लिखा है, ठीक है, जो हमें पता है। अब हम क्या आइडियल गैस के लिए निकालते हैं, तो हेडिंग डालो। ठीक है, चलो बाकी अगली क्लास में करेंगे।